कभी कभी इंसान इतने परेशान में पड़ जाता है कि इसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह खुद जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हुआ और इसी की वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के पैरों तले ज़मीन सिसक जाती है और कई लोग भी सदमे में आ जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज को जो यह सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ताजनगरी पड़ता है आगरा, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है खदौली थाना। मैं बात कर रहा हूं 1 जून 2022 का दिन होता है। इसी खदौली थाने के होते हैं इंस्पेक्टर होते हैं, वह होते हैं केडी सिंह बाबू और उनके साथ होते हैं अंकित चौधरी। दोनों जो होते हैं अपने इलाके में गश्त करके लौट रहे होते हैं। लगभग भोर का 4 बजे का आसपास का टाइम होता है। अब जैसे ही वह अम्बितगढ़ के मोड़ पे पहुंचते हैं, उसी समय देखते हैं एक पेड़ होता है, उसी के पीछे कुछ धुआं निकल रहा होता है। केडी बाबू उतरते हैं। उतरने के बाद जो होता है उसी पेड़ के पास देखते हैं, जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी दंग सा रह जाते हैं और साथ में अंकित चौधरी भी काफ़ी दंग रह जाते हैं। और इस मामले को गंभीर समझकर तुरंत ही अपने से बड़े अधिकारी यानी कि थाना प्रभारी होते हैं आनंदवीर सिंह के पास फ़ोन कर देते हैं। इस घटना को सुनकर तुरंत ही उसी घटनास्थल पर अब एक चादर लेते हैं, साथ में जिप्सी में बैठते हैं, उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं। और जैसे पेड़ के पास पहुंचते देखते हैं कि वहां पर एक डेड बॉडी जल रही है। उस डेड बॉडी के ऊपर चादर फेंकते हैं और साथ में कुछ जो होता है बालू और कुछ मिट्टियाँ फेंकते हैं, जिसकी वजह से वह डेड बॉडी लगभग 90% भी जल चुकी होती है, लेकिन बच जाती है। पुलिस जो होती है जैसे उस डेड बॉडी को देखने लग जाती है, पता चलता है डेड बॉडी जो है एक युवती की है। सिर्फ उसका चेहरा झुलसा हुआ, हाथ बचे हुए, बाकी सारा पार्ट जल चुका होता है। थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह काफ़ी हैरान रह जाते, वह सोचने लगते हैं कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम लिया। इसके बाद पुलिस उस बॉडी को काफ़ी बारीकी से देखते हैं। पता चलता है युवती का तो है ही, और इस लड़की का लग रहा उम्र जो है 21 से 24 साल के बीच है। वहाँ जैसे इस खबर को जो होता है आस पड़ोस के लोगों को पहुँचता है, आस के पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद काफ़ी भीड़ लग जाता है और थाने में भी कई थानों में खबर पहुंच जाती है। कई थाने की पुलिस की टीम भी आ जाती है। सब वहां पर काफ़ी भीड़ लगाते शोर शराबा करते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं आनंदवीर वहां की भीड़ों से पूछने लग जाते हैं, क्या इस लड़की के बारे में कोई जानता है? चेहरा झुलसा हुआ था, कोई पहचान नहीं पा रहा था। काफ़ी लोग देखते हैं तो हर लोग उस लड़की को पहचानने से मना कर देते हैं। पुलिस की टीम जो होती है उस बॉडी का पंचनामा करती है। आवास पड़ोस भी देखती है क्या कोई ऐसा शिनाख्त के लिए सबूत मिलता है जिसकी वजह से इस लड़की का पहचान हो पाए। पुलिस इस केस की छानबीन करती है, लोगों से पूछती है। जब पुलिस जो है उस बॉडी का पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद फ़ोटो खींचती है और उसका जो होता तुरंत उसी समय जो होता अपने नज़दीकी जितने भी थाने होते हैं, ज़िले होते हैं, सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करा दिया जाता है। इसके बाद उस बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। पुलिस इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है। सबसे पहले इस केस को जारी रखने के लिए पुलिस के थाना प्रभारी जो होते हैं आनंदवीर सिंह इस घटना को एक जो होता है हत्या का रूप देते हुए नामजदता का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इस केस में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लगभग सुबह का ही टाइम होता है। सुबह के टाइम में जो होता है जैसे ही लोगों को द्वारा खबर पहुँचती है तो पता चलता है कुछ ही दूरी पर जो पड़ता आगरा, वहीं के मौके पर होते हैं आगरा के ही इलाके में तैनात होते हैं PCR 112 पे। वह होते बीरपाल सिंह। जैसे उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है, उस मैसेज को देखते हैं। उसमें वह मैसेज होता है, वही फ़ोटो होता है। देखकर काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। तुरंत ही वह इस घटना को काफ़ी जो होता है बारीक से समझते हैं। समझने के बाद तुरंत ही उसी घटनास्थल पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस को उस बॉडी को मिला था, और वहां पर थाना जाते हैं। थाना में जाने के बाद खदौली में पहुँचते हैं। थाना प्रभारी बैठे होते हैं। आनंदवीर सिंह उनके सामने पहुँच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो होते हैं बीरपाल सिंह बोलने लग जाते हैं, क्या जो फ़ोटो या तो हमारी फ़ोटो या हमारी लड़की का है, और यह लड़की हमारी जो होती है इसका नाम होता है खुशबू, जिसकी उम्र होती है 20 से 21 साल के बीच। 30 मई 2022 को ही कलेश्वर स्थित जो होता है कन्या महाविद्यालय होता है, उसी में हमारी जो लड़की होती है खुशबू BCom की सेकेंडरी ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसी बीच उसका परीक्षा भी आने वाला होता है, तो उसी परीक्षा की तैयारी के लिए उसने कुछ पुस्तकालय से अपनी किताब ले रखे थे। उसी किताब को जमा करने के लिए 10 बजे
अपने जो होता है कुछ सहेलियों के साथ निकल जाती है। निकलने के बाद शाम का टाइम हो जाता, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। हमारी जो पत्नी होती है कुसुम लता हमें फ़ोन करके इस बात की जानकारी देती है कि अभी तक खुशबू लौट के नहीं वापस आई। तो हमें काफ़ी हैरान, हम कह देते हैं कि हो सकता है अभी कुछ अपने सहेलियों के पास गई हो, वापस आ जाए। लेकिन 6 बजे के पास टाइम हो जाता तब भी उसका पता नहीं चलता। काफ़ी हम घबरा जाते हैं, इसीलिए अपने थाने एल्मा हौला में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अपनी बेटी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उस केस के वहाँ के थाना प्रभारी छानबीन करना भी शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी हमारी बेटी का मोबाइल नंबर लेते हैं, उसका लोकेशन ट्रेस करते हैं और जब लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है उसके लोकेशन जो होता है गोमती नगर के ही इसी इलाके में दिखा रहा है। और दिखाने के बाद हमारी बेटी का कहीं अता पता नहीं चलता है, और लेकिन उसका जो मोबाइल होता है वह काफ़ी जगह ट्रेवल कर रहा होता है। उनको विश्वास होगा था कि बेटी कहीं घूम रही होगी, वापस आ जाएगी। जब पता चलता है इसी इलाके में जाकर स्विच ऑफ हो गया होता है तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और इसी बीच को हमें शंका हो जाता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ हो गया है। तभी उनकी तलाशी कर ही रहे होते हैं, तभी आप लोगों का जो होता है मैसेज आ जाता है। इसी बीच जो होता है आप वीरपाल सिंह की इस बात को सुन के थाना प्रभारी जो होते हैं आनंदवीर सिंह इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो होता है वीरपाल सिंह को वह अपने उसी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में ले जाते हैं। अब वीरपाल सिंह तुरंत ही इस चीज़ की जो सूचना होता है अपने परिवार वालों को दे चुके होते हैं। उनके परिवार वाले भी उसी समय पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पूरे परिवार वाले जो होते हैं मोर्चरी में जाते हैं। उस युवती का बॉडी को देखकर पंचनामा करना शुरू कर देते हैं, पहचान भी करते हैं। और जब पहचान करना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ कपड़ा बचा रहता है। कपड़े की वजह से वह पहचान जाते हैं कि या तो हमारी बेटी है। खुशबू को देखकर उसकी माँ जो होती है वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसके पिता जो होते हैं वीरपाल के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उनके आंखें में आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। और जब पुलिस उन लोगों को शांत करवाती है, शांत करवाने के बाद जो होता है उन लोगों से शिनाख्त हो जाता है, पहचान भी कर लेते हैं कि हमारी बेटी खुशबू है। तो इस केस की छानबीन करने के लिए जो होता है वीरपाल से पुलिस पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कौन और कैसे कर सकता है। वीरपाल सिंह अपने आप को संभालते हैं। वह बताने लग जाते हैं कि साहब किन्नाऊ की सराय के नवनीत नगर एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके के रहने वाले होती है वह होता है आशीष तोमर, जिसके पिता का नाम होता है मुकेश तोमर। और वह जो होते हैं आशीष तोमर जो होता है मौके पर हमारी बेटी के साथ काफ़ी बारीकी से पेश आता था और उसके साथ कई सालों से उसके साथ रिलेशन में रह चुका है और उसके साथ शादी कराने का काफ़ी प्रयास किया, जिसकी वजह से हम लोग शादी के लिए इनकार कर गए थे। हमें पूरा विश्वास है कि आशीष तोमर ने ही हमारी बेटी के साथ कुछ किया है। अब जैसे पुलिस छोटा सा सुराग पाती है, सुराग पाने के बाद आशीष तोमर के ऊपर जाकर पुलिस का पूरा जो होता है टोटली विश्वास और शंका टिक जाता है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब आशीष तोमर का मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसका कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता उसी कॉल डिटेल में जो होता है लगभग कुछ ही देर पहले यानी कि 30 मई 2022 को ही कुछ घंटे तो बात हुए थे इनके बीच। अब पुलिस का विश्वास एकदम पूरा कन्फर्म हो जाता है कि आशीष तोमर ने ही उनकी बेटी के साथ कुछ किया है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है वह जाती है आशीष तोमर के घर जाती है। आशीष तोमर के घर जाती है तो पता चलता है आशीष तोमर तो घर होता है, साथ में उसके जो पिता होते हैं वह भी वहीं मौजूद होते हैं, मुकेश तोमर। पुलिस दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और इसी बिना पर लेने के बाद पुलिस जब थाने लाती है आशीष तोमर और साथ में वहाँ जो होता है मौके पर उनके पिता होते हैं मुकेश तोमर को, दोनों को थाने बैठाकर जब पूछताछ करती है, पहले ये दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने हट्टा लगा के बैठ जाते, साहब हम जो होते हैं इनके बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता है। और जब उधर पुलिस जो होती है वह जो होता है आशीष तोमर से पूछती है तो आशीष तोमर जो होता है पुलिस के सामने कहता है साहब हमने उस रात जो है अपने घर पर थे ही नहीं। लेकिन पुलिस इसके बाद के विश्वास नहीं करती। ना विश्वास करने की वजह से पुलिस इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाती है। अलग अलग कमरे में बैठाने के बाद पुलिस एक सोची समझी चाल चलती है। आशीष के पास जाती है, पुलिस उससे बोल देती है कि तुम्हारे पिता ने सब जुल्म कबूल कर लिया है, इससे अच्छा है तुम बिना किसी दबाव के अपना जुल्म भी कबूल कर लो। आशीष सोचने लग जाता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। इसी वजह से आशीष जब समझ जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरह से फंस चुके हैं तो आशीष जो होता है पुलिस का पैर पकड़ लेता, माफी मांगने लग जाता है। वह कहने लगता है साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया जिसकी वजह से खुशबू इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन पुलिस के सामने जो दिल दहलाने वाली दोनों जो है सच्चाई बताती है, इससे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा हिल सा जाता है। आशीष तोमर जो होता है पुलिस के सामने बताने लग जाता है कि लगभग जब वह जो होती है मौके पर खुशबू जब क्लास 9 में पढ़ रही होती है तो क्लास 9 में जो होता है वह भी आशीष तोमर उसी समय पढ़ाई कर रहा होता है।
खुशबू और आशीष तोमर की मुलाकात जो होता है उसी स्कूल में, छोटे से स्कूल में जाकर होता है। इसके बाद दोनों का काफ़ी लगाव हो जाता है। दोनों अपना बचपना जो होता है साथ बिताते हैं, साथ रहना शुरू कर देते हैं। वक्त निकलने लगता है। आशीष तोमर के जो पिता होते हैं उनके पास काफ़ी खेती किसानी भी होता है। आशीष तोमर के टोटल 2 भाई होते हैं। छोटा भाई जो होता है बाहर कमाता है और इस तरह इनका घर का गुजारा जो चलने लगता है। लेकिन इसी बीच जो होता है वक्त गुजरने लगता है। खुशबू जो होती है अपने पिता के ही बलबूते पर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी करती है। देखने में उस समय जो होता है काफ़ी खूबसूरत भी थे। हाई स्कूल की परीक्षा भी पास कर लेती है और दोनों जो होते हैं दोनों साथ साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास करते, दोनों एक दूसरा का हेल्प भी करते थे, एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जैसे जैसे जो होती है खुशबू अपनी जवानी के दलील पर पहुंचती है उसे उसको जो होता पता होने लगता है कि आखिर यह चीज़ होता क्या है। दोनों का इस तरह कदर बढ़ने लगा। जब इंटर की परीक्षा के पास करने के बाद जो होता है अपना भविष्य बनाने के लिए, आगे पढ़ाई के लिए सोचने लगे, तो उसी समय जो होता है वह लगने लगता है आशीष को कि हमें खुशबू से कुछ हो गया है। इसीलिए जाकर तुरंत ही अपने दिल की बात जैसे ही खुशबू के सामने रखती है तो खुशबू जो होती है तुरंत ही उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। करने के बाद उसके बोलने लगती है, हमारे साथ तुमने 4 साल बिताए हैं और इसके लिए हम काफ़ी जो है तुमसे काफ़ी दिल लगा बैठे, इसीलिए हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इस बात को वह जैसे ही सुनता है आशीष तो काफ़ी खुश हो जाता है। इसी खुशी के बदले उसकी रहाइश नहीं होता है और दोनों उसी दिन से दोनों एक दूसरे से बात भी करना शुरू कर देते हैं। इनका बात का लगाव बढ़ जाता है। मोबाइल लेते हैं। मोबाइल नंबर के लेने के बाद दोनों रातों में बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। और वो जब हाई स्कूल इसी बीच जो होती है खुशबू जब इंटर की परीक्षा पास कर लेती है तो अपने पिता से बोलने लगती है, पिताजी हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। उसके पिता जो होते हैं बीरपाल तुरंत या कह देते हैं कि बेटी तुम्हारी जितनी पढ़ने की इच्छा है वह पढ़ सकती हो। उसके पिता जो होते हैं उसी समय जो होता है बालेश्वर स्थित एक कॉलेज होता है रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय, उसी कन्या महाविद्यालय में जाकर अपनी बेटी जो होता है बीकॉम के लिए कोर्स का जो होता है एक ज्वाइनिंग करवा देते हैं। खुशबू जाकर वहाँ पर कोर्स करना शुरू कर देती, पढ़ने भी लगती है। अब जैसे इस बात का भनक जो होता है आशीष को लगता है तो आशीष भी जाकर वह उसी कॉलेज के जो होता है एक मौके पर जाकर वह भी कोर्स करना शुरू कर देता है। वहीं पर उसी कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने लगता है। दोनों उसी कॉलेज में साथ आना साथ जाना। अब दोनों का मिलना काफ़ी आसान हो गया था। आशीष और खुशबू का इस तरह प्यार परवान चढ़ ढुका होता है कि ये दोनों जाकर एक पार्क में जाते हैं, वहाँ घूमने लगते हैं। लेकिन मौका मिलता है तो वहाँ जाकर होटल में कमरा बुक करते हैं। दोनों जाकर वहीं पर संबंध बना देते हैं। संबंध का इनका सिलसिला आए दिन चलने लगता, वक्त गुजरने लगता है। दोनों का प्यार का परवान इस तरह चढ़ जाता है कि लेकिन बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई या दोनों मिलकर कैसे ना कैसे पास कर देते हैं। बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई करने लगती है तो इसी बीच जो होता है इसके घर वाले यानी परिवार वालों को खुशबू के पिता को इस बात की भनक लग जाती है। खुशबू के पिता जो होते हैं अपने बेटे को बुला के पूछते क्या यह जो हम सुन रहे हैं क्या यह सही है। खुशबू कहने लग जाती पिताजी हम जो होते हैं आशीष से शादी करना चाहते। इस बात को सुनते बीरपाल काफ़ी भन्ना से जाता, अपनी बेटी को बोलते हैं बेटी तुम सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो, अपने जो होता है करियर बनाने के लिए तुम्हें कितना भी पैसा चाहिए हम लगाएंगे, लेकिन अपने करियर पर ध्यान दो। खुशबू जो अपने पिता की बात को समझती है और उसी दिन से जो होता है वह जाकर आशीष से फ़ोन पे बात करना बंद कर देते। आशीष जब भी फ़ोन मिलाता तो पता चलता कुछ देर बात करती, कैसे ना तैसे बहाना मारकर खुशबू फ़ोन काट देते थे। आशीष इस बात को नहीं समझ पाता, लेकिन उसको भनक लग गई थी कि खुशबू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है। इसीलिए मौके पर गली के आकर बाहर खड़ा रहता और जैसे एक दिन देखता है कि खुशबू जो होती है वह रास्ते में जा रही उसका हाथ पकड़ लेती है। खुशबू उससे बोलने लग जाती है कि हमारा रास्ता मत रोको, हमें अपने करियर पर फोकस करना, हमारी ज़िंदगी में मत आना, क्योंकि हमारी जो होते पिता हमारी इस बात को जान गए हैं और अगर कुछ करोगे तो हमारे पिता तुम्हारे साथ कुछ कर सकते हैं। इस बात को आशीष सुनता है तो काफ़ी जो होता भन्ना से जाता। वह कहता है तुमने तो हमें पहले शादी का वादा कर दिया था, आज क्या हो गया। खुशबू कहती है या जो हुआ तो पहले तो हो गया लेकिन अब नहीं हो सकता। उसी दिन से खुशबू जो होती है उसके बीच झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार बढ़ जाते, वक्त गुजरने लगता है। इसी बीच खुशबू के जो पिता होते हैं बीरपाल खुशबू के लिए एक लड़की की तलाशी करते हैं। लड़के की तलाशी करने में उनको लड़का मिल जाता है और लड़के की तलाशी करते करते उसका खुशबू का रिश्ता भी तय हो जाता है। और जैसे इस चीज़ की खबर जो होता है आशीष को लगता है तो आशीष जो होता है काफ़ी भन्ना से जाता है। भन्नाने के बाद वह जो होता है तुरंत ना फ़ोन पे बात करता है, खुशबू के गली में खड़ा होता है। खुशबू जो होती है जैसे बाहर निकलती है उसको गली में धर दबोचता है, उससे बातें करता क्या हम जो सुन रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। खुशबू कहती है देखो हमारे रास्ते मत आओ, हमारे पिता जहाँ चाह रहे हैं हम वहीं पर शादी करेंगे और उसी के साथ शादी करेंगे जो हमारे पिता चाहते हैं, क्योंकि हमारे पिता ही हमारे भविष्य हैं। इस बात को सुनता है तो वह जो होता है आशीष काफ़ी सहम सा जाता है। वह काफ़ी अपने आप को रोकता है, समझाता है। वह समझाते हुए भी कभी जब नहीं मानती, इसकी वजह से वह वापस चलाता है। और इसी वजह से जैसे वापस आता है अपने मन में अजब ख्याल सोचने लगता है। वह सोचने लगता है
जब अगर खुशबू हमारी नहीं हुई तो वह किसी की हो भी नहीं सकती। इसीलिए जो होता है 30 मई 2022 का दिन होता है, सोमवार अमावस्या की जो नहावनी होता है, उसी नहावनी के बीच होता है वह आशीष को जो माता पिता होते हैं वह नहावनी के लिए गंगा स्नान गए हुए थे। तभी आशीष का जो घर होता है पूरा खाली पड़ा होता है। खाली पड़े होने की वजह से आशीष को उसी समय एक प्लान सोचता है। आशीष जो होता है फ़ोन करके जो होता है उसी समय खुशबू के पास फ़ोन कर देती है और करने के बाद उससे बोलने लगता है कि एक बार हमारे पास आओ, हमसे कुछ काफ़ी तुमसे ज़रूरी बात करना है। खुशबू इस बात को सुनती, उसकी बात मान लेती, अपने पिता से बोल के जाती, पिताजी हम भी एक काम की जो यह पुस्तकालय लाए, इसको जमा करने के लिए पुस्तकालय जा रहे हैं, कुछ देर वापस आ जाएंगे। खुशबू अपने पिता से बाल बोत के जो होती है वहीं से निकल जाते हैं। निकलने के बाद कुछ देर चल के जो होता है आशीष के घर पहुंचती है। आशीष के घर पहुंच जाती है और आशीष जो होता है उससे तुरंत ही अपने पास बैठा लेता है, पकड़ लेता है, उसको गले से लगा लेता है, उसे कहने लगता है कि हम तुमसे जुदा नहीं हो सकते, इसके लिए चाहे जो हो जाए। और वहीं पर जो होती है वह खुशबू कहने लग जाती है कि देखो अब जो हो गया सो हो गया, हमारे पीछे मत पड़ो, तुम भी अपनी कहीं शादी कर लो, कहीं जीवन बिता लो। और इसी बीच इस शादी को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार बढ़ गए थे, जिसकी वजह से उसी समय जो होता आशीष वह मौके पर खुशबू का दुपट्टा गले से खींच लेता है, जिसकी वजह से वहीं पर खुशबू दम तोड़ देती है। काफ़ी जो होता शाम से जाता, शाम जाने के बाद काफ़ी भौचक्का रह जाता आशीष। हो जाने के बाद जो होता है वह काफ़ी अपने दिमाग में एक प्लान बनता, उसी प्लान के तहत जो होता है वह खुशबू के बॉडी को अपने पलंग के नीचे छुपा देता है। छुपाने के बाद जो होता है पूरी रात उसी बॉडी के साथ वह बैठा रहता है, सोचते रहता है। लेकिन जैसे ही 31 मई 2022 का दिन आता, सुबह का टाइम होता है, क्योंकि कमरा पूरा बंद होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसी वजह से जल्दी से गंध आने लगता है। आशीष जो होता अगरबत्ती लाता, सुलगा देता है, लेकिन कुछ वक्त बीतता तब भी गंध बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जो होते उसके पिता जो होते हैं और माता पिता दोनों आ जाते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं। उनको लगने लगता है कमरे में कोई ना कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा गंद आ रहा है। इसी की वजह से कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है। दरवाज़ा कैसे तैसे खुलवाते हैं और खुलवाने के बाद जो होता है दरवाजे के अंदर जाते हैं। आशीष के जो पिता होते हैं मुकेश तोमर, जैसे ही कमरे पहुंचते हैं तो देखते काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। उनकी नज़र चारपाई के नीचे पहुंचती है तो जो होता आशीष तोमर तुरंत ही अपने पिता मुकेश तोमर का पैर पकड़ लेता है, माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन वो अपने बेटे की उसी समय मदद करने के लिए जो होता है बॉडी को तुरंत ही एक कंबल में लपेटते हैं। कंबल लपेटने के बाद जो होता है उस बॉडी का छुपाने का रहस्य खोजने लगते हैं। तभी उनके दिमाग में एक रहस्य निकल के आता है। अपने बेटे को बोलते हैं कि रजाई सहज जो होता है तुम इसी बाइक पे बैठो। अब जो होता है आशीष तुरंत ही मुकेश के साथ उसी बाइक पे बैठ जाता है। मुकेश बाइक स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद लगभग कुछ देर चलाता है। अपने गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है जैसल मार्ग, अभिनागढ़ जो मोड़ पड़ता है उसी मोड़ के पास एक पेड़ होता है। पूरा रात का सन्नाटा होता है। सन्नाटा होने के बाद अब जो होते हैं वह खुशबू को बॉडी को ले जाते हैं रजाई सहित वहीं पर केरोसिन डालकर जला लेते हैं। पेड़ के पीछे खड़े होते हैं, जलाने लग जाते हैं। लगभग 3 बजे जलाते हैं। कुछ वक्त बीतता है और देखते रहते हैं कि जब बॉडी पूरी जल जाती है तब भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ गई तो उसी बीच जो होता है वह भाग लेते हैं। लेकिन पुलिस कैसे न तैसे जाकर बुझाती है, लेकिन तब तक बॉडी लगभग 90% जल चुकी होती है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे आज होता है आशीष तोमर और साथ में मुकेश तोमर पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं। सच्चाई रखने के बाद जो इसका तीसरा गुनाहगार माना जाता है वह जो होते हैं आशीष की माँ को। तुरंत ही पुलिस जाती है, आशीष को माँ को भी अपनी कस्टडी में लेती है। अब इन तीनों को ले जाती है पुलिस की टीम, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को तकलीफ़ पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।